हाँ गाइस, ये है पार्ट 3 का। शुरुआत कर रहे हैं। ये है उसका बड़े भाई साहब का सेकंड पार्ट का वीडियो। मैं आपको थोड़ा सा पहले रिकैप बता दूं कि जो पहले बड़े भाई साहब का क्या कहते हैं टाइम टेबल बनाया था, और वो उस पर अब छोटा जो भाई था उसने टाइम टेबल बनाया था, उस पर थोड़ा अमल किया था, अमल भी नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद बड़े भाई, मैंने कही आपसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कही थी कि बड़े भाई साहब इसमें फेल होंगे पास होंगे। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं कि बताता हूँ मैं आपको कि बड़े भाई साहब इसमें क्या करते हैं। हाँ गाइस, सालाना इम्तिहान हुआ, यानी एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम हुए बड़े भाई साहब के। बड़े भाई साहब फेल हो गए। बड़े भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया, और जो छोटा भाई था वो पास हो गया, और दर्जे में प्रथम भी आया। यानी जो छोटा भाई था वो पास भी हो गया और दर्जे में प्रथम भी आ गया। मेरा और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब जो प्रेजेंट है वो बता रहा है छोटा भाई कि मेरे और बड़े भाई साहब के बीच में 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? वो एक तरह से टोन मार रहा है मन में। आपकी घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हुआ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझसे उनके दिली हमदर्दी और उनके घाव पर नमक करने का ही लाइलाज ना, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, किसी के दर्द पर नमक मिर्च छिड़को, वो उसने छोटे भाई ने नहीं किया। मतलब उनके दर्द पर नमक मिर्च नहीं छिड़का। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। जो पहले बड़े भाई साहब का जो रौब था छोटे भाई पे, वो अब नहीं रहा, क्योंकि वो फेल हो गया और ये पास हो गया। आज़ादी से खेल कूद में शारीक होने लगा। दिल मजबूत था, उसका पास हो गया इसलिए खुशी मना रहा था। अगर उन्होंने फिर मेरे फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। वो मतलब ये छोटा भाई कह रहा, अगर उन्होंने मुझसे कुछ कही तो मैं यही कहूँगा उनके मुंह पे, आपने अपना खून जला के कौन सा तीर मार लिया भैया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ये तो छोटा भाई कह रहा है। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। जो पहले बड़े भाई साहब खूब डांटते थे, खेल कूद पे मना करते थे, कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब वो जो रौब था वो अब नहीं रहा छोटे भाई पे। बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का साया समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो बड़े भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल भी आ गए। तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यो ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है। यानी ये बड़े भाई साहब छोटे भाई पे एक तरह से क्या कहते हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब टोन मार रहे हैं एक तरह से। और ये कह रहे हैं कि इस साल तो बेटा तुम पास हो गए, लेकिन इम्तिहान में पास होना कोई छोटे बच्चों का काम थोड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कह रहे हैं बड़े भाई साहब। चलिए गाइस, हाँ, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजर्ष को चक्रवर्ती कहते हैं। यानी जो क्या कहते हैं, मतलब कह रहे हैं बड़े भाई साहब कि ऐसी चीज़ें मत पढ़ो, चीज़ों को समझो रावण की तरह। ये उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं रावण का। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राज था, संसार के सभी महीप उसे कह देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। मतलब एक तरह से ये छोटे भाई को समझा रहे हैं कि रावण का उदाहरण दे रहे हैं कि बड़े बड़े जो थे, बड़े बड़े जैसे मतलब बड़े बड़े राजा थे, वो भी रावण के सामने आ जाते थे। और मतलब रावण ने बहुत अत्याचार भी किया है जो बड़े बड़े वो थे। और रावण फिर घमंडी भी बन गया था, वो चक्रवर्ती राज भी था, ऐसा वो बता रहे हैं सब। हाँ गाइस, क्या हुआ, मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू का पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो हुक्म चाहे कर, पर अभिमान ना करें। इतना नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। यानी ये क्या छोटे भाई साहब पे, छोटे भाई पे ये टोन मार रहे हैं बड़े भाई साहब। वही कह रहे हैं इस साल तो बेटा पास हो गए, लेकिन छोटा भाई पास हो गया इसलिए वो घमंड कर रहा। तो वो तो मतलब एक तरह से घमंड पे कह रहे हैं कि इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। यानी इस पूरे पैराग्राफ में यही कह रहे हैं वो, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। और रावण का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ गाइस, अब आगे चलते हैं। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यही हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया।
शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। वह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी भी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यानी इसका अभी भी बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं, टोन भी मार रहे हैं, एक तरह से मतलब टोक भी रहे हैं खूब कि घमंड ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, इतना घमंड वो नहीं है। और अभी और ये भी लाइन कह रहे हैं कि अभी तुमने केवल एक ही दर्जा तो पास किया है। वो क्या वो फिर उसके बाद गिल्ली डंडे का एग्जाम्पल भी देने लगे कि सही खिलाड़ी वो होता है जिसका निशाना खाली ना जाए, और गिल्ली डंडे में भी तो चोट लगती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो परफेक्ट खिलाड़ी है। हाँ गाइस, आगे चलते हैं हम। मेरे फेल होने पर मत जाओ। अब बड़े भाई साहब अपने पे आ गए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जा आओगे तो दांत पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने छापने पड़ेंगे और इंग्लिश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे, आसान काम थोड़ी है। 8 हेनरी हो गुजर रहे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना तुम्हें आसान लगता है? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किसी ख्याल में दरजाने तो जेम्स हुए हैं, दरजाने विलियम कोडियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाते हैं। इन अभिभावकों नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारूम पांचूम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो ये बड़े भाई साहब अपनी वो कहानी बता रहे हैं कि मेरी क्लास में आओगे ना तब तुम्हें ये सब पता लगेगा। खड़ी खोटी सुना रहे हैं छोटे भाई को। हाँ गए सब आगे चलते हैं। मतलब एक तरह से इसमें थोड़ी हंसी भी है और ये याद करना पड़ेगा वो याद करना पड़ेगा, तुम एक बार आओ तो ये कह रहे हैं। हाँ आ गए। और ज्योमेट्री तो बस खुद ही बना, अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछा कि आखिर अब ज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यथा की बात के लिए क्यों
छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई और भल भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षाओं को क्या परवाह, वह तो वही दिखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहे कि लड़के अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ है। और आखिरी इन बेसिर पैर की बातें के पढ़ने में से क्या फ़ायदा। अभी भी बड़े भाई साहब मतलब एक तरह से कह रहे हैं, कानूनी निकाल रहे हैं वो, कि तुम जब मेरी क्लास में आओगे तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा। हाँ गाइस, इन रेखा पर वह लम गिरा दो तो आधा लम से दुगना होगा। पूछिए इनसे प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाएगा, या आधा ही रहे मेरे बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब बड़े भाई साहब मतलब उनकी अब बात ख़त्म हुई कि ये सब अगर परीक्षा में मेरी क्लास में आ गए तो मैं परीक्षा में पास होना है तो ये सब चीज़ें यादें करनी पड़ेगी। हाँ कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से काम ना हो। अब वो कह रहे, अब फिर एक और कोई नई बात आ गई कि मतलब क्लास में कह दिया कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, और ये भी कह दिया कि 2-4 पन्नों से काम नहीं चलेगा। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और इसके कारोबार में अनुपत्ति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यथा में किसी बात को ठास दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय ले। यानी अब बड़े भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार में सब बात बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ा के बात कह रहे हैं। तो बड़े भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही बार में मतलब जो एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया समय की पाबंदी, मतलब जो चीज़ आप 4 पन्नों में लिखो वो चीज़ आप एक पन्ने में ही ख़त्म ना कर दो, ऐसा वो ये कहना चाह रहे हैं बड़े भाई साहब। एक सेकंड, जो कुछ कहना झटपट कह दे। हाँ, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने छोड़ने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकर के। यह छात्र पर अत्याचार नहीं तो क्या है, अन्यथा ये है कि कहना जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद से 100-200 पन्ने लिखवाते। मतलब ये कह रहे हैं 4 पन्ने क्यों लिखवाए, 100-200 पन्ने लिखवाते।
तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी है उल्टी बात या नहीं। बालक भी इतनी ही बात समझ नहीं सकता, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दवा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाल तो ये सारे पड़ जाएं, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटा दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। ये बात सही है, लाख चाहे कितना भी फेल हो लेकिन उम्र में तो तुमसे बड़ा ही हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो संसार का मतलब बड़े भाई साहब कह रहे हैं लाख फेल हो गया हूँ चाहे मैं कितनी बार, लेकिन तुमसे तो उम्र में बड़ा हूँ। संसार का तुमसे ज़्यादा मुझे अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताना पड़ेगा। हाँ गाइस, अब इनकी भी है थोड़ी बात और पूरी हुई बड़े भाई साहब की। फिर अब अगला टॉपिक थोड़ा सा आया। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राणी निकल जाएंगे, क्योंकि बड़े भाई साहब ने खूब डांट सुनाई ना, इसलिए वो सोच रहा है कि पास होने पर ये हाल है और तो फेल होने पे मेरा क्या हाल होगा। बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों रही। लेकिन इतनी डांट के बाद भी इतनी डांट के बाद भी उसमें कोई रुचि नहीं आई, मतलब पुस्तकों के ऊपर मतलब पढ़ने की कोई रुचि नहीं आई। ठीक है, कोई रुचि नहीं आई। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बस बहुत कम। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर तो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का सा जीवन लुप्त हो गया। विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। हाँ गाइस, ये आज का जो वीडियो है ये हमारा पूरा होता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप बड़े भाई साहब के पहले पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, फिर पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हाँ गाइस, और मैं आपको ये बता दूं कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगले वीडियो में बड़े भाई साहब के फिर से मतलब इम्तिहान यानी एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय बाय।